एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो लास्ट लेक्चर था उसमें नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में मैंने बताया, जिसका मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भी कल शाम को मैंने भेज दिया था। और अभी आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन था, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जिसने साइंस के फील्ड में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज किया। तो ये क्या है ऐसा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट, उसे आज अपन पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम आज स्पेक्ट्रम के बारे में सीखेंगे और ये स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन क्वांटम फिजिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स और इन ओवरऑल साइंस। ठीक है। तो जो एटम्स की साइंस है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अगर कोई है तो वो है स्पेक्ट्रम। तो आज अपन सीखते हैं स्पेक्ट्रम्स के बारे में। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है। क्या होता है स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी लाइट को अगर पास किया जाता है किसी प्रिज्म से, जैसे ये कोई लाइट पास कर रहे हैं हम किसी प्रिज्म से, इस तरह से मैंने कोई प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म से अगर मैं कोई लाइट को पास करता हूँ तो ये लाइट जो है ये क्या होता है, इस ये कि अलग अलग तरह के कलर्स में डिविएट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई प्रिज्म अगर लिया जाए और इस प्रिज्म से किसी लाइट को पास करें, ठीक है, तो ये लाइट क्या होगी, अलग अलग जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, सबसे जो ऊपर कलर आता है वो रेड कलर आता है, और सबसे जो लास्ट में कलर आता है वो एक वायलेट कलर आता है। तो इतने सारे कलर्स में डिविएट हो जाती है हमारी लाइट, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। ये वायलेट लाइट में डिविएट हुई और रेड लाइट में डिविएट हो गई, है ना। और इसके बीच में अलग अलग तरह के दूसरे कलर्स भी होते हैं जिनको अपन विबिग्योर नाम दे देते हैं, और सबसे बीचों बीच जो पोजीशन होती है वो वैसे येलो की होती है। जो सबसे बीचों बीच पोजीशन होती है वो येलो की होती है, इस तरह से। तो ये लाइट का डिफ्रैक्शन कहलाता है, इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलता है विबिग्योर का। ये पैटर्न क्या होता है, विबिग्योर इसको बोलते हैं, विबग्योर। ठीक है। जहाँ पे V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो हमें वाइट लाइट जो होती है, ये क्या है, वाइट लाइट है, वाइट लाइट। इस वाइट लाइट को जब हम किसी प्रिज्म से, ये प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ग्लास का ग्लास का ट्राइंगुलर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिव होता है ना, अपवर्तन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसका होने के बाद में जो वाइट लाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिविएट हो जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो वो अलग अलग कलर्स में ऑब्जर्व होती है। दिस कलर पैटर्न, ये जो कलर पैटर्न है ना, इस कलर पैटर्न को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस कलर पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। दिस कलर पैटर्न इज कॉल्ड, दिस कलर पैटर्न, कलर पैटर्न इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये जो रंग का एक पैटर्न है, एक तरीका है, जैसे विबिग्योर पैटर्न जो आया है यहाँ पे, इसी को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। मैं आपको एक इसमें कुछ इमेजेस भी दिखा देता हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि ये कलर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है। विबिग्योर, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो विबिग्योर आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। जैसे इंद्रधनुष देखा होगा आपने, तो इंद्रधनुष का जो कलर होता है वही कलर जो है विबिग्योर का कलर होता है। जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे ये विबिग्योर का पैटर्न दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए, ये विबिग्योर के पैटर्न है, अलग अलग 7 कलर्स होते हैं।
इसमें डिविएट हो जाता है, जैसे इंद्रधनुष में भी होता है, जो इंद्रधनुष होता है रेनबो, रेनबो में भी ये ऐसे ही कलर दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्रिज्म से जैसे पास होता है, जैसे ये आप इमेज देख सकते हो, इस इमेज को देखिए, प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास होती है तो ये अलग अलग कलर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को ही विबिग्योर यानी कि इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये ग्लास प्रिज्म है, ये वाइट लाइट है और ये विबिग्योर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से विबिग्योर का पैटर्न दिखाई देता है। सबसे ऊपर रेड रहता है, वायलेट सबसे नीचे रहता है, ठीक है। और ये रेड ऊपर क्यों रहता है, वायलेट नीचे क्यों रहता है, तो इस बारे में आपका 12th क्लास में एक चैप्टर होगा रे ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि विबिग्योर में रेड ऊपर क्यों होता है और वायलेट सबसे नीचे क्यों आता है। तो ये स्पेक्ट्रम होता है। अभी हमें इतना ध्यान में रखना है कि जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो उससे वाइट लाइट अलग अलग कलर्स में डिविएट हो जाती है। इसी कोई हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम पैटर्न बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रम जो होता है दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम जो है दो तरह का होता है, स्पेक्ट्रम के प्रकार, स्पेक्ट्रम के प्रकार। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दो तरह के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, एक तो होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सबसे पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हिंदी में बोलेंगे सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रम, और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे असतत स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते क्या है, और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे, अपन जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा इसमें फर्दर दो कैटेगरीज और पढ़ेंगे। एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दो तरह के स्पेक्ट्रम हम डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले हैं। इमिशन को हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के टाइप होते हैं। और क्या होता है, ध्यान से समझना, रिलैक्स होकर समझना, एक एक चीज़ को एकदम क्लियरली समझना। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ये तो हो गया, जैसे जो हमारा विबिग्योर का पैटर्न होता है ना, मैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखो डिफाइन कर रहा हूँ। जो हमारा विबिग्योर का पैटर्न होता है, विबिग्योर, विबिग्योर, इस विबिग्योर के पैटर्न को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे आपने क्या देखा होगा कि विबिग्योर का जो पैटर्न होता है इस तरह से, मैं ऐसे ही बना देता हूँ एक बार। विबिग्योर, यहाँ पे मान लो मैंने कोई वॉयलेट कलर ले लिया, और यहाँ पे मान लो मैंने इंडिगो, कोई थोड़ा सा इंडिगो टाइप कलर ले लिया, यहाँ पे हमने कोई ब्लू कलर ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई ग्रीन कलर ले लिया, फिर कोई येलो कलर ले लिया, फिर कोई ऑरेंज कलर ले लिया और रेड कलर ले लिया। तो विबिग्योर वाला ये जो पैटर्न होता है, विबिग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अगर आपने इस पैटर्न को ध्यान से देखा हो, अगर मैं रेनबो की बात करूं तो रेनबो में आपने अगर देखा हो ध्यान से कि जो वॉयलेट जहां शुरू होता है, हम ये बता नहीं सकते कि वॉयलेट कहाँ ख़त्म हो रहा है,
है ना। जैसे वॉयलेट और ये सारे जो कलर्स हैं ये कहाँ शुरू हो रहे हैं और कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के पैटर्न में। यहाँ पे कहाँ वॉयलेट शुरू हुआ, कहाँ ग्रीन शुरू हुआ और कहाँ इंडिगो शुरू हुआ, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनके बीच में कोई एक परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, जैसे वॉयलेट यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर इंडिगो यहाँ शुरू हुआ, फिर ब्लू यहाँ ख़त्म हुआ, और इस तरह से कोई कोई भी परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती है। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो देर इज़ नो बाउंड्री बिटवीन द टू कलर स्पेक्ट्रम, है ना। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है ना। कोई भी सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ से वॉयलेट शुरू हो रहा है तो वॉयलेट शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है ये नहीं पता हमें। फिर अचानक ही कहीं से जो है वो इंडिगो शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया, शुरू हो गया, फिर कहाँ ख़त्म हुआ पता नहीं। फिर अचानक ही ब्लू शुरू हो गया, कहाँ ख़त्म हुआ पता नहीं। फिर अचानक ही ग्रीन शुरू हो गया और कहाँ ख़त्म हुआ नहीं पता। फिर ग्रीन ख़त्म होने के बाद में कहाँ से येलो शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ ये नहीं पता। फिर कहाँ रेड शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ ये नहीं पता। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें हमें जो कलर पैटर्न होते हैं उनमें कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती, तो उस तरह के स्पेक्ट्रम क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो द स्पेक्ट्रम इन विच देयर इज नो सेपरेटिंग बाउंड्री बिटवीन द कलर स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम in which there is no separating boundary between the colors is called continuous spectrum, is called continuous spectrum। ठीक है, तो ऐसा स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। वह स्पेक्ट्रम जिसमें रंगों के मध्य कोई विभेदित करने वाली सीमा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, सतत स्पेक्ट्रम कहलाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। आई बात समझ में। लेकिन जो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना, देखो ये कैसा होता है, जैसे आपने दूरदर्शन या फिर आपने टीवी चलते चलते कभी आपने देखा होगा कि आपको इस तरह का एक पैटर्न दिखाई देता है ना। इस तरह से आपकी टीवी में सिग्नल में प्रॉब्लम आती है ना, तो इस तरह से पट्टियाँ आ जाती है ना, ये पट्टियाँ आ जाती है। तो देखो इस पट्टियों में क्या खासियत है इन पट्टियों की, कि इनमें जो कलर पैटर्न है उनके बीच में वेल डिफाइंड सेपरेटिंग बाउंड्री है। आप कह सकते हो कि कहाँ ग्रीन ख़त्म हो रहा है, कहाँ येलो शुरू हो रहा है, कहाँ ऑरेंज शुरू हो रहा है। तो ये सारा एक बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से हो रहा है ना। इस तरह से ऑल कलर पैटर्न्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सेपरेटिंग कलर्स हैं, जो कलर्स हैं उनके बीच में सेपरेटिंग बाउंड्रीज हैं। आप पता लगा सकते हो कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मीन समझते हो, यहाँ पे देखो ये सेपरेटिंग बाउंड्री है ना, कि यहाँ पे देखो ये वॉयलेट ख़त्म हुआ, यहाँ पे ब्लू शुरू हुआ, फिर यहाँ पे ब्लू ख़त्म हुआ, ग्रीन शुरू हुआ, यहाँ पे ग्रीन ख़त्म हुआ, येलो शुरू हुआ, यहाँ पे येलो ख़त्म हुआ, ऑरेंज शुरू हुआ, यहाँ पे ऑरेंज ख़त्म हुआ, रेड शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल कलर्स के बीच में एक सेपरेटिंग बाउंड्री है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कर देंगे, द स्पेक्ट्रम इन विच separating boundary exist, separating boundary exist। तो ऐसा कोई स्पेक्ट्रम जिसमें विभेदित करने वाली सीमा होती है,
ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें विभेदित करने वाली सीमा होती है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा अपना, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें विभेदित करने वाली सीमा हो, है ना। अगर ऐसा कोई स्पेक्ट्रम है तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा, असतत स्पेक्ट्रम हो जाएगा। और ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इन दोनों को अपन पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में एक इमेजेस कुछ और दिखा देता हूँ। देखो ऑनलाइन मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि क्या होता है कंटिन्यूस और क्या होता है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, जैसे आप इस रेनबो को देखो, आप रेनबो को गौर से देखिए। ये देखो वॉयलेट यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है पता नहीं, फिर ब्लू कहाँ शुरू हो रहा है पता नहीं, फिर ब्लू इंडिगो कहाँ शुरू हो रहा है पता नहीं, और कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता, फिर येलो कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता चल पा रहा है, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। और फिर रेड कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता। तो ये देखो एक कंटिन्यूस पैटर्न में बना हुआ है। ये जो स्पेक्ट्रम बना हुआ है कैसा बना हुआ है, कंटिन्यूस पैटर्न में बना हुआ है। इनमें जो स्पेक्ट्रम कलर्स है उनके बीच में कोई सेपरेटिंग बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये कैसा पैटर्न है, ये एक कंटिन्यूस नेचर का है। तो ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। वरना आप इस पैटर्न को देखिए, इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेपरेटिंग बाउंड्री देख सकते हो। ये वॉयलेट हो गया, ये इंडिगो हो गया, ब्लू ग्रीन और येलो ऑरेंज रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर सेपरेटिंग बाउंड्रीज बिटवीन द कलर स्पेक्ट्रम्स। सो दिस इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बेसिक डिफरेंस क्या है। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे अपन पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान से लिखेंगे कि ऐसा पाया गया कि जो आपका सन होता है, सूर्य जो होता है सन, उसमें जो पैटर्न मिलता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का पैटर्न मिलता है। जो सन है, जब सन की आने वाली जो लाइट है, वाइट लाइट, उसको हम जब प्रिज्म से पास करते हैं तो जो विबग्योर पैटर्न मिलता है वो कंटिन्यूस नेचर का मिलता है। लेकिन जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनमें जो पैटर्न मिलता है वो डिसकंटिन्यूस नेचर का मिलता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही विशेष, कि फ्रॉम सन वी गेट स्पेक्ट्रम ऑफ कंटिन्यूस नेचर, बट फ्रॉम एटम्स वी गेट स्पेक्ट्रम ऑफ डिसकंटिन्यूस नेचर, है ना। तो एटम्स जो थे, ये जो परमाणु है, परमाणु से भी स्पेक्ट्रम मिलता है। कैसे मिलता है, दो तरीके हैं, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। एक एक करके अपन अच्छे से समझेंगे। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि फ्रॉम सन वी गेट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, but from atoms we get discontinuous स्पेक्ट्रम। देखो डिसकंटिन्यूस मिलता है, लेकिन डिसकंटिन्यूस में भी थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस मिलता है, या फिर इसको मैं वी गेट पार्शियली डिसकंटिन्यूस बोल देता हूँ। वी गेट पार्शियल डिसकंटिन्यूस। पार्शियल क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं भी बताता हूँ। वी गेट पार्शियल डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब इस पॉइंट को समझेंगे आगे इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो हिंदी में लिख लेंगे कि सूर्य से सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, परंतु परमाणुओं से आंशिक असतत
आंशिक असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूर्य से तो क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम मिलता है, लेकिन परमाणुओं से आंशिक असतत स्पेक्ट्रम मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है क्या नहीं है, इसे अपन समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे एक कोई गैस का क्लाउड लिया जिसमें बहुत सारे एटम्स थे। यहाँ पे क्या लिया हमने, एक गैस क्लाउड लिया विच कंटेन एटम्स। यहाँ पे एक गैस क्लाउड लिया, गैस का क्लाउड लिया यानी कि गैस का बादल लिया, एक गैस का बादल किसी टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं अपन। जैसे ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी हुई होती है ना, तो गैस का बादल लिया, गैस क्लाउड लिया, और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। गैस के क्लाउड में गैस के एटम्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। अब इन गैस के क्लाउड में क्या किया हमने, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया। हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स ले लिए और इधर यहाँ पे हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया। यहाँ पे एक बैटरी ले ली, तो हमने हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज लिया, वेरी हाई वोल्टेज लिया यहाँ पे। इस वेरी हाई वोल्टेज से यहाँ पे क्या बनेगा, स्पार्क्स बनेंगे, ऐसे स्पार्क बनेंगे ना, स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एटम्स हैं ये गर्म हो जाते हैं, हीट करने लगते हैं। ये क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म होने लगेंगे, एटम्स को एनर्जी मिलेगी। तो एटम्स को जब एनर्जी मिलेगी तो ध्यान से समझना यहाँ पे एक एक बात, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरा विषय है ये, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हमें यहाँ पे समझना होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एटम जो होता है, जैसे ये मान लो कोई एटम है, इस एटम के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना होने वाला है, ध्यान से समझना। ये एटम है, एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जैसा कि हम जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम के चारों ओर अलग अलग जो ऑर्बिट्स होती है वहाँ पे चक्कर लगाते हैं। ये ले लेता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो अलग अलग जगह पे चक्कर लगा रहे हैं। और ये एटम हो गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया जहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। एटम के चारों ओर अलग अलग जो ऑर्बिटल्स है, जैसे मैंने नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में बताया, ये K होता है, ये L होता है, ये M होता है। तो n बराबर 1, n बराबर 2, इनके लिए ये n बराबर 1, ये n बराबर 2 और ये n बराबर 3, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऑर्बिटल्स हो गए। जब हाई वोल्टेज को फ्लो कराएंगे तो जो एटम है, एटम्स को हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। ये हीट क्या है, एक तरह से एनर्जी है ना, एनर्जी है। एटम गर्म होंगे तो एटम जब गर्म होंगे तो उनको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब इस हीट और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब लेगा तो ये क्या करेगा, आगे वाली ऑर्बिट में जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके आगे वाली ऑर्बिट में जंप करेगा। जंप करेगा तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है अपनी जो नॉर्मल इनकी स्टेट है, मान लो यहाँ पे, इसको तो अपन बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, है ना, आध अवस्था। इसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ गया, है ना। जैसे होता है ना, किसी के पास में कुछ एनर्जी आ जाए तो एक्साइटेड हो जाता है ना। जैसे एक आती है ना, कौन सी आती है, वो ड्रिंक आता है जिसको पीने के बाद में आदमी नाचने लगता है, रेड बुल बोलते हैं क्या, एकदम एडवेंचरस हो जाता है, उसके पास एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही ऐसे ही हुआ। इलेक्ट्रॉन पहले तो था ग्राउंड स्टेट में, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ था, कोई एनर्जी नहीं, है ना, एकदम हाँ ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको हीट मिली, जैसे ही उसको एनर्जी मिली है, हीट कहाँ से मिली है, हमने इस गैस के क्लाउड में क्या लगाया, एक हाई वोल्टेज का
एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, तो स्पार्किंग होगी तो डेफिनेटली एटम्स को हीट मिलेगी तो उसके एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चारों चक्कर लगा रहे हैं, वो हायर ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे, अपर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ट्यूबलाइट जो होती है, ट्यूबलाइट में भी आपने देखा होगा कि गैस भरी रहती है, तो गैस भरी रहती है और इधर दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, स्पार्किंग होती है, जिस वजह से ट्यूबलाइट जलती है ना, गैस के पार्टिकल्स इल्यूमिनेट करते हैं, है ना। तो वैसा ही यहाँ पे गैस के क्लाउड में ये इलेक्ट्रॉन जब हायर अपनी एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, सक्रिय अवस्था, ये सक्रिय अवस्था में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये कैसे गया एक्साइटेड स्टेट में, इसने एनर्जी ली कहां से, ग्राउंड स्टेट से, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट हिंदी में इसको बोलते हैं आद अवस्था, आद अवस्था। तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी विच आर कमिंग फ्रॉम हाई वोल्टेज ऑफ स्पार्किंग, चला गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्पार्किंग को बंद कर देते हैं। मान लो यहाँ पे स्विच लगा रखा था, इस स्विच को क्लोज कर दिया, है ना, हम बंद कर दिया। स्विच बंद करते ही क्या होगा, अब स्पार्किंग बंद हो गई, यानी कि एटम्स को एनर्जी मिलना बंद हो गई, एनर्जी मिलना बंद हो गई, तो इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट में गए हैं वो अब वापस आने लगेंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। क्यों, क्योंकि अब उसको एनर्जी सप्लाई नहीं मिल रही, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी का जब रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये वापस एनर्जी रिलीज करेगा। वापस क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, एच न्यू के फॉर्म में करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब वापस एक्साइटेड स्टेट में, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन जब वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में क्यों आएगा, क्योंकि एनर्जी सप्लाई बंद हो गई है ना। जैसे आपको कोई पैसे दे दे तो आप तो पूरे फने खा हो जाओगे कि यस आज तो अपनी राजा है, बता तेरे को क्या चाहिए, अपने दोस्त को बोलोगे ना कि बता तेरे को क्या खाना है क्या पीना है, चल बता, आज तो भाई तेरा खर्चा करेगा बहुत ज़्यादा। तो आप एक्साइटेड स्टेट में आ गए, है ना, आप थोड़ा उछलने कूदने लग गए। लेकिन जैसे ही आपकी सप्लाई बंद हो जाए, आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी नहीं दी, तो आप क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाओगे, है ना। दोस्त को बोलेगे भाई यार कुछ खिला दे यार, है ना। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जब एनर्जी की बंद हुई तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गया था वो कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वही जो पैसे लिए थे वो वापस देने भी तो पड़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ली थी वो एनर्जी वापस रिलीज करेगा, और ये एनर्जी किस फॉर्म में करता है, एच न्यू के फॉर्म में करता है, यानी कि लाइट के फॉर्म में करता है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है। तो जब हम सप्लाई रोक देंगे तो यहाँ से एक लाइट का बीम बाहर निकलेगा, यहाँ पे लाइट बाहर निकलेगी, है ना, ये लाइट का एमिशन होगा, है ना। ये इमिशन कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी, ये लाइट बाहर निकल रही है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। अब इस लाइट को, ये जो लाइट बाहर आई, ये लाइट जो बाहर आई, इस लाइट का अपन स्पेक्ट्रम हासिल करेंगे प्रिज्म लगा के, क्योंकि प्रिज्म क्या करता है, उस लाइट को अलग अलग लाइट्स अलग अलग कलर्स में ब्रेक कर देता है, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइट को प्रिज्म से पास करेंगे, और प्रिज्म से जब पास करेंगे तो सेम पैटर्न मिलेगा हमें विबिग्योर का, ऊपर रेड विबिग्योर का पैटर्न मिलेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉ नहीं करता, मैं सीधा ही जो मेन पैटर्न यहाँ पे हमें मिलने वाला है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ऐसा पाया जाता है कि जो डार्क प्लेटफॉर्म होता है, मान लो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम में देखो लाइनें कैसे मिलती है, यहाँ पे ध्यान से समझना ये बात। यहाँ पे रेड कलर की एक लाइट मिल जाएगी, मतलब एक लाइन मिलेगी यहाँ पे, प्लेटफॉर्म तो पूरा डार्क है, यानी कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लाइट पूरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे लाइट ऐसे लाइनों में मिलेगी। एक लाइन यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे कोई ग्रीन वाली लाइट मिल गई ऐसे, ठीक है, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे कोई येलो लाइट हो जाएगी ऐसे।
तो इस तरह का पैटर्न जो है यहाँ पे देखने को मिलता है इमिशन स्पेक्ट्रम में, या फिर यहाँ पे कोई ब्लू लाइट हो गई इस तरह से। तो ये जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे एटम्स का देखने को मिलता है। यहाँ पे पूरा पैटर्न ना मिलके यहाँ पे क्या मिलता है, डार्क प्लेटफॉर्म पे ब्राइट लाइंस मिलती है, इसको बोलते हैं ब्राइट लाइन ऑन डार्क प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्राइट लाइट्स ऑन डार्क प्लेटफॉर्म। ये क्या है, ब्राइट लाइट्स, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म। ठीक है, काले तल पर, काले पटल पर, काले पटल पर, प्लेटफॉर्म को पटल बोल देंगे, काले पटल पर, पटल पर चमकीली रेखाएं, चमकीली रेखाएं। तो ये यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है कि हमारा प्लेटफॉर्म तो डार्क होता है लेकिन उस पर क्या मिलता है, ब्राइट लाइंस मिलती है। ये ब्राइट लाइंस किसका इंडिकेशन है कि हर एक एनर्जी जो स्पेक्ट्रम होगा, हर एक एनर्जी जो एनर्जी का जंप जो होगा इलेक्ट्रॉन का, उस जंप के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक लाइन मिलने वाली है ना, एक फिक्स लाइन मिलेगी। जैसे मान लो सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आया तो मान लो इलेक्ट्रॉन को ये लाइन मिली, कोई ब्राइट लाइन मिली। कोई थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड में आया तो मान लो ये कोई लाइट लाइन मिली या फिर ये लाइन मिली। तो अलग अलग एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड लेवल पे आता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो हमें अलग अलग ब्राइट लाइंस मिलती है डार्क प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये यहाँ पे देखो सारा पूरा कलर पैटर्न नहीं मिला, पूरा विबग्योर पैटर्न नहीं मिला, ये क्या मिली है, डार्क प्लेटफॉर्म पे हमें ब्राइट लाइंस मिली है। इसी को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, ये कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जैसा मैंने पूरा इस लेक्चर के दौरान आपको समझाया, तो आपको ये थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ध्यान में रखनी है। एक तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है, ब्राइट लाइंस मिलती है डार्क प्लेटफॉर्म पे। और ये हर एक लाइन किसको इंडिकेट करती है, इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की जंपिंग को। देखो एक्साइटेड स्टेट को हाई एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हाई हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, यह है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, ये इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जैसे ही इसने एनर्जी ली ये किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। पहले तो था ये इलेक्ट्रॉन, बोला इसको मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, पहले तो था ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि आद अवस्था हिंदी में बोलते हैं इसको, आद अवस्था। इसको एक और नाम दे देंगे, लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल कम ऊर्जा स्तर, यानी कि इस लेवल पे एनर्जी कम है, कम ऊर्जा स्तर, कम ऊर्जा स्तर। लेकिन जैसे ही एनर्जी लिया इसने, जैसे ही इसने एनर्जी लिया, मान लो कोई एनर्जी ई लिया, ये एनर्जी कहाँ से आई, जो इलेक्ट्रॉनों जो अपन एटम के क्लाउड के अंदर जो हीट दे रहे हैं स्पार्किंग से, वहाँ से एनर्जी आई। जैसे ही एनर्जी आई इसने जंप मारा, जंप मार के कहाँ पे चला गया, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, सक्रिय अवस्था में चला गया, सक्रिय अवस्था में चला गया, जिसे हम हाई एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, हाई एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर। अब ये जैसे ही हमने एनर्जी सप्लाई को रोका तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएगा, वापस अपने क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही एनर्जी लेवल को वापस रोका तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, ग्राउंड लेवल में आ गया। ग्राउंड लेवल पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी दिया था वो वापस क्या करेगा, जो एनर्जी लिया था वो वापस दे देगा, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन। और ये जो एनर्जी का रिलीज होता है ये किस फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन प्रकाश के रूप में।
प्रकाश के रूप में। और इस लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, व्हेन पास्ड फ्रॉम प्रिज्म, जब इस लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। इसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसे कहेंगे। और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है? ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म, ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म। ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म, ठीक है। ब्राइट लाइंस ऑन डार्क प्लेटफॉर्म, काले पटल पर चमकीली रेखा, काले पटल पर चमकीली रेखा। और हर जो लाइन होगी, ईच लाइन इंडिकेट्स जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है? ईच लाइन इंडिकेट जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, ठीक है। हर रेखा इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आने को इंगित करती है। हर रेखा इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने को व्यक्त करती है। निम्न ऊर्जा स्तर में आने को दर्शाती है, ठीक है। तो हर एक जंप जो होगा हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी? एक ब्राइट लाइन मिल जाएगी। तो ये होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। और नेक्स्ट क्लास में अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना शुरू किया। स्पेक्ट्रम क्या होता है? दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। जब वाइट लाइन को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो बेबिग्योर पैटर्न मिलता है, इसी कलर पैटर्न को अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो हो गया जहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सेपरेटिंग लाइन को दो पैटर्न के बीच में, और डिसकंटिन्यूस हो गया जहाँ पे एक सेपरेटिंग बाउंड्री एग्जिस्ट करती है पैटर्न्स के बीच में। डिसकंटिन्यूस दो तरह के, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में बताया कि गैस के क्लाउड को गर्म किया, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में गए, जब वापस स्विच ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए, तो इस वजह से उन्होंने लाइट को रिलीज़ किया। इस लाइट को जब प्रिज्म से पास करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। और यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन जो है डार्क प्लेटफॉर्म पे मिलती है। और ये मैंने पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे मिल रहा है और कैसे ये आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे अपन लेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।